दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12th क्लास फिजिक्स का प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए हैं सभी को कलेक्ट करके आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न हैं आपको सभी इस वीडियो में दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और दोस्तों, आपको सभी प्रश्न को काफ़ी अच्छा तरह से समझाएंगे ताकि आपको एक बार में ही समझ में आए और उससे आप कभी भी नहीं भूलिएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल 20 प्रश्न को हम डिस्कस किए हैं जो कि आपका ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स का जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें भी काम करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपको उसका भी क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आपको यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न और शॉर्ट आंसर में जो 2 मार्क्स वाले जो प्रश्न रहते हैं उसमें भी यह इस तरह का छोटा न्यूमेरिकल आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, आपको वादा दिलाता हूँ कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी प्रश्न को अच्छा तरह से बताया हुआ है, काफ़ी शानदार तरीका से बताया हुआ है ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह का यूजफुल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहेगा। आपको बोर्ड एग्जाम में जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए हैं सभी आपको इसमें कलेक्ट करके हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आप मेरा और भी दूसरा सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप मेरा और भी दूसरे सब्जेक्ट का मैंने वीडियो देख सकते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी में बताया गया है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्ण तरंगी दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो निर्गम आवृत्ति होगी। यानी पूर्ण तरंगी दिष्टकारी दिया हुआ है। ठीक है, उसमें जो है निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा। यानी आप निवेश यानी जो है आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, पूर्ण तरंगी दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे देखिए, अगर फुल वेव रेक्टिफायर दिया रहेगा, अगर आप निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज दे रहे हैं तो निर्गम आवृत्ति जो होगा वह दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 गुने के 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। आप याद रखिएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। यहाँ पे कुछ नहीं, बस यही आपको समझना है कि पूर्ण तरंगी दिष्टकारी दे रहा है यानी फुल वेव रेक्टिफायर कह रहा है तो आपको दोगुना कर देना है। यही अगर हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है यानी अर्ध तरंगी दिष्टकारी रहता है तो वहाँ पे जो रहता है मैंने निवेश आवृत्ति जितना रहता है उतना ही हमें निर्गम आवृत्ति प्राप्त होता है। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। क्या हम बोले, अगर पूर्ण तरंगी दिष्टकारी रही यानी फुल वेव रेक्टिफायर रहेगा तो जो आपका निवेश आवृत्ति होगा उसका दोगुना कर देना है। और अगर आपका अर्ध तरंगी दिष्टकारी रहने यानी हाफ वेव रेक्टिफायर रहेगा तो जितना आप निवेश मैंने करते हैं उतना ही मैंने निर्गम आवृत्ति होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे 100 हर्ट्ज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक इतना दिया हुआ प्रतिवर्ष, इसकी औसत आयु क्या होगी। यानी आपको जो है डीके कांस्टेंट दिया हुआ है इतना 5.2 इंटू 10⁻³ प्रतिवर्ष, तो आपको अर्ध आयु निकालना है। ठीक है, यानी हाफ ऑफ लाइफ निकालना है। तो आप रिलेशन जानते होंगे कि T1/2 जो होता है हाफ ऑफ लाइफ बराबर जो होता है 0.693/K होता है। यह K जो है डीके कांस्टेंट है तो यही वैल्यू आप यहाँ पर धर दीजिए 0.693 इंटू 5.2 इंटू 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ यह प्रतिवर्ष है, ऊपर जाकर ईयर में वर्ष में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो कैलकुलेट करके जो आपका वैल्यू आ जाएगा 133.26 ईयर आ जाएगा। ठीक है, आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसी को अगर ये वाला को ऊपर आप भेज देते हैं तो 10⁻³ हो जाएगा और इसको आप काटिएगा तो 1.33 इंटू 2.6 आ जाएगा। ठीक है, वर्ष। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कुछ नहीं, आपको ये फार्मूला याद रखना है और कह रहा है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक यानी डीके कांस्टेंट आपको इतना दिया हुआ है प्रतिवर्ष, आपका अर्ध आयु पूछा जा रहा है यानी हाफ ऑफ लाइफ पूछा रहा है। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। आपको 0.693/K मेरा हो गया डीके कांस्टेंट, इसका वैल्यू धर दीजिएगा। बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1.33 इंटू 2.6 ईयर वर्ष आ रहा है। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा एक
तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। बस देखिए कितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इतना आसान से बताएंगे कि आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, कह रहे 10 एम्पियर की धारा है। ठीक है, 10 एम्पियर की धारा है और 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तो कह रहा है कि और जो तार का विभवांतर 15 वोल्ट दिया हुआ है तो किया गया कार्य। तो देखिए किया गया कार्य अगर विभवांतर दिया हो रहता है तो क्या होता है, वी क्यू होता है। ठीक है, W इक्वल टू वी क्यू, यह फार्मूला आप जानते होंगे। और यहाँ से देखिए भी मेरा दिया हुआ है और क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है, यानी करेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, टाइम। बस अब मेरा आंसर आ गया। मेरा वोल्ट कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट दिया हुआ है, गुने आई कितना, करंट कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर दिया हुआ है, और सेकंड कितना दिया हुआ है, सेकंड। अगर आपको यहाँ मिनट दिया रहे तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 सेकंड दिया हुआ है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं फाइनल मल्टीप्लाई करके कितना आ गया मेरा 1500 आ गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। 15 इंटू 10 करिएगा तो कितना आ जाएगा 1500, और यह जूल में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्क का यूनिट जूल में होता है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कितना आसान, बस आपको ये फार्मूला याद रखना है। W इक्वल टू वी, अगर विभवांतर दिया रहेगा तो वर्क जो किया जाता है W इक्वल टू वी क्यू। और यहाँ से मेरा जो है कहने का मतलब क्यू की जगह फार्मूला धर दिए IT। ठीक है, क्योंकि जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे धर दिए और फाइनली कैलकुलेट करके 1500 जूल आ गया। मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर में देखिए कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। यानी कहने का मतलब 100 वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है किसी कैपेसिटर को, तो वो संचित ऊर्जा 1 जूल है। 1 जूल को मैंने ऊर्जा कैसे मैंने स्टोर कर रहा है, तो संधारित्र की धारिता जो है कैपेसिटी क्या होगा। तो देखिए कैपेसिटी ऑफ एनर्जी बराबर जो फार्मूला होता है वह क्या होता है, 1/2 CV² होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। कैपेसिटी ऑफ कहने का मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला E इक्वल टू 1/CV² हो गया। और यहाँ पर आपको जो है एनर्जी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 धर दिए और 1/2 और सी कैपेसिटी हुआ, तो कैपेसिटी तो हमसे पूछ ही रहा है तो यहाँ पे सी इसी की तरह छोड़ देंगे। और भी जो है भी वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करिएगा ऑप्शन के अनुसार, देखिए यहाँ पे 100 का पावर 2 है, तो इसको अगर आप करना 10 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 4 को यहाँ पे अगर इसको करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो सी इक्वल टू कितना आ जा रहा है 2 इंटू 10 के पावर -4 आ रहा है। ठीक है, और ये धारिता है तो क्या फैराड में हो जाएगा। तो मेरा देखिए 2 इंटू 10 के पावर -4 फैराड किस में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दे रहा है, सी ऑप्शन में। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझे आप। यहाँ पे E इक्वल टू 1/2 CV², यह एनर्जी ऑफ करने का मतलब कैपेसिटर का एनर्जी बराबर कैपेसिटी ऑफ एनर्जी बराबर जो कैपेसिटर का होता है वह E फार्मूला होता है, E इक्वल टू 1/2 CV²। ठीक है, यहाँ से हमें E जो है कहने मतलब एनर्जी जो दिया हुआ है, कहने मतलब 100 वोल्ट तक आवेशित किया जा रहा है, तो 1 जूल मैंने एनर्जी कहने मतलब संचित कर रहा है, तो यहाँ पे 1 रख दिए। और C हमें निकालना है, बस आपको कैलकुलेट कर देना है इसका। फाइनली मेरा आंसर 2 इंटू 10 के पावर -4 फैराड आ जा रहा है। ठीक है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल आपको बताएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस आप एक बार देख लीजिए, आपको एकदम एक क्लियर हो जाएगा काफ़ी अच्छा तरह से। ठीक है, कह रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएँ तो इनकी सम्मिलित शक्ति होगी। बस यहाँ पे देखिए आपको कह रहा है 2 बल्ब दिया हुआ है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, और वह जो है इतना जो है आपको दिया हुआ शक्ति दिया हुआ है, तो इनके सम्मिलित इक्विवेलेंट मैंने जो पावर होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में अगर आपको शक्ति दिया हुआ रहेगा तो उसको देखिए अगर निकालने का जो फार्मूला है इक्विवेलेंट पी इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ पे देखिए कि इक्विवेलेंट को कैपिटल P से मैंने कर रहे हैं और P1 प्लस के P2 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है P2, सॉरी R नहीं P2, यानी मेरा है कहने मतलब सम्मिलित शक्ति यानी इक्विवेलेंट पावर है। यह मेरा पहला है पावर और यह दूसरा पावर है। इसी पर अगर आप वैल्यू इसका धर दीजिएगा तो मेरा जो सम्मिलित शक्ति निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यानी P इक्विवेलेंट हमें निकल कर आ जाएगा। आप श्रेणी क्रम में रहेगा इस तरह से तब, लेकिन अगर आपका कहने का मतलब अगर समांतर क्रम में रहेगा तो P इक्वल टू जो हो जाएगा P1 प्लस P2 हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको P इक्विवेलेंट आप नहीं तो समझ लीजिए P इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी पावर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, अगर आपका श्रेणी क्रम में रहेगा तो ये फार्मूला और
समांतर में रहेगा तो ये फार्मूला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में जरूर रहेगा। यहाँ पे श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, हम समझ गए, तो मेरा ये फार्मूला यूज करना है। तो बस अब आपको हमको देखिए बता देते हैं किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे 1/p बराबर जो हो गया कितना हो गया 1/60 प्लस 1/40 हो गया, ठीक है, 40। तो इसी को अगर 60 और 40 का एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो कितना आता है 120 आ रहा है, ठीक है, 120 आता है। तो इसको 120 लिख लिए और इसको 60 दूनी मैंने 2 हो गया और यहाँ पे 40 दिया 3 हो गया, यानी कि 5/120 हो गया, ठीक है। इसको अगर आप काटिएगा कितना मरते 2 मरते 12 दूनी 24, यानी 24 मेरा आ गया 24 वाट जो हो गया। कहने का मतलब मेरा सम्मिलित 24 वाट जो हो गया और उससे देखिए 1/24 कहने का मतलब यहाँ पे 1/24 आया है, ठीक है। यहाँ पे 1/p है, तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो p बराबर कितना आ जाएगा 24 वाट आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रहा है, डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको फार्मूला आपको बता दिए कि कौन फार्मूला यूज करना है। p अगर p पावर मैंने पावर इक्विवेलेंट पावर निकालना है और यह श्रेणी क्रम में दिया हुआ है तो ये बटा करके लिखना है, ठीक है। इसी को अगर कैलकुलेट किए हैं तो मेरा फाइनली 1/24 आया है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो मेरा 24 वाट आ जाएगा, ठीक है, 24 वाट। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में डी ऑप्शन में दिया हुआ, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इतना इजी तरीका से बता रहे हैं कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप एक जितना भी इसमें बताया जा रहा है देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा बस, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए ताकि जो है आपका भविष्य में भी काम दे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर में कर रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। यानी कहने का मतलब किसी भी इस तरह से पृथ्वी है, यहाँ पे जो है 245 मीटर का जो है एक टावर है, प्रेषण टावर यानी जो है सिग्नल भेजने वाला टावर है। तो यह कह रहा है कि पृथ्वी के कितने दूरी मैक्सिमम कितना दूरी तक जो है यह जो है कहने का मतलब यह जो है सिग्नल भेजेगा, ठीक है, यानी प्रसारण पहुंचाएगा। तो वो आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूरी तक पहुंचाएगा यह अपना सिग्नल, जहाँ तक कि टीवी चल सके, प्रसारण हो सके, ठीक है। तो देखिए आपको हाइट ऑफ एंटीना जो दिया हुआ है इतना दिया 245 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको एक फार्मूला आप याद रखिएगा, डी इक्वल टू जो होता है 2HR होता है, ठीक है, 2HR के अंडर रूट होता है। यह फार्मूला आप याद रखें। यह डी जो हो गया डिस्टेंस हो जाता है और 2 हो गया एच हो गया, यह एच जो हो गया यह हाइट ऑफ एंटीना हो गया। मैंने कहने मतलब जो टावर जो दिया रहेगा चाहे एंटीना दिया रहेगा इसका हाइट हो जाएगा, और आर जो है यह पृथ्वी का रेडियस है, ठीक है। तो पृथ्वी का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर, आप यहाँ पे यूज करिएगा, ठीक है, 6400 किलोमीटर ये वैल्यू आप याद रखिएगा। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है 6400 किलोमीटर के लगभग होता है, ठीक है। तो आप ये वैल्यू याद रखिएगा, बस यही आपको फार्मूला में रख देना है, आंसर आपका डी निकल कर आ जाएगा। आपको हम क्या बताएं कि कोई जो है पृथ्वी पर एक टावर है, वह इसका ऊंचाई दिया हुआ है, आपको कह रहा है कि इस टावर के द्वारा जो है कितना डिस्टेंस तक जो है प्रसारण भेजा जा सकता है, यानी सिग्नल कहाँ तक पहुँचेगा कि टीवी जो है चल सके, ठीक है। तो यही आपको डिस्टेंस निकालना है। आपको यह फार्मूला याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको डी पूछेगा तो आपको एच और आर दिया, आर तो वैल्यू में हमें पता है, एच हमें दिया हुआ है तो डी निकल जाएगा। अगर आपको डी मैंने दिया हुआ रहेगा तो एच पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। आर आपका वैल्यू पता ही रहेगा, ये 6400 किलोमीटर आप याद रखिएगा। तो चलिए आज इसका मैंने सोल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे डी बराबर जो दिया हुआ है आपको निकालना है, यहाँ पे 2 और एच हमें कितना दिया हुआ है 245 मीटर में दिया हुआ है, ठीक है, मीटर में दिया हुआ है, आप ध्यान रखिएगा। और ये 6400 किलोमीटर बताएं, ठीक है, 6400 किलोमीटर बताएं। तो इसको अगर आप कन्वर्ट कर दीजिएगा कितना 6400 किलोमीटर को अगर मीटर में तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। इसी को अंडर रूट कर देना, क्या अंडर रूट आपको बताया, अंडर रूट कर देना। तो देखिए यहाँ पे कहने में 2 हो गया और एच हो गया, ये एच हाइट ऑफ एंटीना टावर हो गया, और ये 6400 किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए 10⁻³ हो गया। बस आपको इसको कैलकुलेट कर देना, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम इस तरह से तोड़ रहे हैं, 2 × 5 × 49 × 64 × 10⁻यह 5 हो रहा है, ठीक है। इसको अंडर रूट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यह इसको करने मतलब 5 और 49 को गुना कर देंगे तो इतना आ जा रहा है, और यह 64 हो गया, 10⁻5 2 और 3 था तो दोनों को एक जगह कर दिए। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 दूनी 10 और 10 हो गया, और यह यहाँ पे 10⁻5 है, तो यानी फाइनली इसको मल्टीप्लाई हटा देने पर यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10⁻6 हो गया। और यह 49 है, 64 है, तो इसको अगर अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 49 यानी 7 × 7 एक बाहर निकल जाएगा तो कितना जाएगा 7 हो जाएगा। और ये 8 × 8 है तो एक बाहर आ जाएगा तो कितना 8 हो जाएगा। और यह 10⁻6 है, अगर इन अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 8 7 56, और यह कितना है 10⁻³ यानी अगर आपको मीटर में तो अगर किलोमीटर में करते हैं तो
856 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 856 किलोमीटर, यानी कि मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन करना था, यह जो वैल्यू आपको दिया हो इसी को अगर आप कैलकुलेट करके ले जाते हैं तो 56 किलोमीटर मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको कैलकुलेशन था इसमें कुछ भी नहीं, बस आप एक छोटा सा फार्मूला याद रखना था कि 2HR होता है कि अंडर रूट होता है, बस यही फार्मूला आपको याद रखना था, आंसर आपका आ गया। ठीक है, यह कैलकुलेशन है दोस्त, आप इसको कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लीजिएगा। आपको बता दिए, इसी तरह से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद अपना तरीका से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में कह रहा है कि दो लेंस जिनकी क्षमता जो है 15 -15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर को संपर्कित संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी, यानी दो लेंस दिया हुआ। ठीक है, इसका जो क्षमता यानी पावर जो दिया हुआ है -15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसको कहने का मतलब संपर्क में रखा गया है, तो समायोजन के फोकस दूरी आपसे पूछा जाए। पावर दिया हुआ है और फोकस दूरी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए लेंस का संयोजन की क्षमता जो होता है, फार्मूला क्या होता है, P=P1 + P2 होता है, यानी अगर तो और रहता तो P3 इस तरह से बढ़ता चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को दिया हुआ है। ठीक है, 2 को दिया तो P3 की तो कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे P कहने मतलब -15 हो गया और यह 5 हो गया, कितना आ गया -10 आ गया, यानी -10 डायोप्टर आ गया। ठीक है, मेरा जो कहने का मतलब जो संयुक्त मैंने कहने का मतलब इसका जो सम्मिलित है संयुक्त इसका क्षमता जो होगा वह कितना हो जाएगा -10 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, मैंने दोनों लेंसों को अगर संपर्क में करेंगे तो इसका जो क्षमता आ रहा है, फाइनल क्षमता जो है 10 डायोप्टर आ रहा है। अब 10 डायोप्टर आ रहा है, इसको हमको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे फोकस दूरी में, क्योंकि हम जानते हैं कि P= कितना होता है, P= जो होता है 1/f होता है। ठीक है, P= कितना होता है 1/f, तो है मेरा 10 डायोप्टर दिया हुआ, -10 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसी का वैल्यू हम धर देंगे। देखिए यहाँ पे -10 डायोप्टर यहाँ पे धर दिए और P यानी 100/f, यह मेरा सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अगर आप काटते हैं तो F बराबर कितना जा रहा है, F बराबर कितना है 10 आ रहा है, -10, क्योंकि माइनस में है तो -10 सेंटीमीटर आ रहा है मेरा आंसर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, -10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर नहीं, -10 सेंटीमीटर। देखिए हम क्या किए इसमें कि दो आपका पावर दिया हुआ, दो पावर, इसका क्षमता अलग अलग है। ठीक है, तो इसको समायोजन किए, यानी इस दोनों को कॉन्टेक्ट में लाए, तो इसका जो फार्मूला होता है P1 + के P2 होता है। ठीक है, आप ये फार्मूला याद रखिएगा, अगर जितना भी दिया फार्मूला यहाँ पे धर दिए, -15 और +5 कितना आ गया 10 आ गया, -10 आ गया, और यहाँ पे P= जो होता है 1/f हम जानते हैं, यहाँ पे पावर हमारा -10 दिया हुआ है, और इसको अगर f मीटर में रहता है तो इसको सेंटीमीटर का 100/f है, और इसको काटिएगा f बराबर, तो मेरा कितना आ गया -10 सेंटीमीटर आ गया आंसर। तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान तरीका से बताएं, आपको इस तरह से याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछे तो इसी तरह से बनाइएगा, आपको कभी भी गलत नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर में कह रहा है कि एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए आपको 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है इतना दिया हुआ है, तो प्रति सेकेंड जो है प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है, यानी 1 सेकेंड में जो है इलेक्ट्रॉन कितना पास होगा। ठीक है, तो देखिए आपको इतना आसान तरीका से बताएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, आप एक फार्मूला जानते होंगे Q=Ne होता है। ठीक है, Q=Ne होता है, एक फार्मूला आप जानते होंगे, और एक फार्मूला क्या जानते होंगे, Q=IT होता है। ठीक है, Q=IT, ये दो फार्मूला यूज करेंगे और ये एकदम आसान तरीका से बन जाएगा। ठीक है, किस तरह से बनेगा, ये फार्मूला आपको दोनों याद रखना है। Q=Ne, एन में जो है नंबर हो गया, नंबर हो गया, यानी इंटीजर में रहना, और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और आई करंट और टी टाइम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, 1 एम्पीयर दिया हुआ है, ये मेरा आई का वैल्यू धरेंगे, यह प्रति सेकंड दिया होता है 1 सेकंड धरेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है ये धरेंगे, और यहाँ पे नंबर, इलेक्ट्रॉन का तो नंबर हमसे पूछ रहा है, तो मेरा एन निकालना है। ठीक है, एन निकालना है, तो बस मेरा दोनों को वैल्यू Q बराबर, यानी Q=Ne, यहाँ से ये हो गया, और Q बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, IT जानते हैं। ठीक है, IT यहाँ पे IT हो गया, और NE की जगह NE धर देंगे, तो यहाँ पे देखिए T कितना दिया हुआ है, हमें 1 सेकंड दिया हुआ है, तो 1 सेकंड धर दिए, आई करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और N है हमें निकालना है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दिया हुआ है, 1.6 × 10⁻−19 दिया हुआ है। ठीक है, 10⁻−19 दिया है, यानी N बराबर जो है, N बराबर आप निकाल दीजिए, इस वैल्यू को बराबर के उस साइड फेंक दीजिए, मैंने इस साइड भेज दीजिए, तो मेरा कितना आ जाएगा, इसी को कैलकुलेट करिएगा, तो फाइनली इसका जो कहने का मतलब देखिए N बराबर जो आ जाएगा
1.6 इंटू 10 का पावर -19 जो हो गया 19 जो हो गया, इसी को अगर आप डिवाइड करिएगा तो वैल्यू कितना आ जाता है 6.25 इंटू 10 का पावर 18 आ जा रहा है। ठीक है, 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दे रहा है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो गया 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो मेरा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर में करें दशमिक संख्या 25 का द्विधारी होता है। 25 का आपको डेसिमल 25 नंबर जो दिया 25 दिया हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कुछ नहीं, 25 आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से कर दीजिए, 2 से डिवाइड लगाइए, कितना मरतबा लगा 12 मरतबे, सक्सेसफल 1, यहाँ 1 लिख देंगे, 2 से लगाना है, फिर 6 मरतबे सक्सेसफल नहीं तो 0, फिर 2 से लगाना है 3, सक्सेसफल कुछ नहीं तो 0, 2 से लगाना है 1 मरतबे, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, मेरा यही इससे 2 से भागा लगा, अगर सक्सेसफल आया तो इधर लिखना है, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे 0 लिखाता है। ठीक है, आपको याद रखना वैल्यू को है नीचे से ऊपर की ओर लिख देना है, यानी वैल्यू कितना आ गया 1 1 0 0 1 हो गया। एक तो बाइनरी में कन्वर्ट कर मेरे 2 से बेस होता है। ठीक है, इसका बेस वैल्यू जो होता है 2 होता है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन 1 1 0 0। काफ़ी पहले भी हम इस तरह से क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा तरह से समझाया हुआ है, बस आपको फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो गया। 25 का जो बाइनरी कन्वर्ट करके आएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, भागा देते जाइएगा, अगर आपका शेषफल आएगा तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, अगर शेषफल नहीं आएगा तो यहाँ पे 0 लिखिएगा। ठीक है, और वैल्यू को एक याद रखिएगा नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, तो मेरा फाइनल आंसर यह निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर में कह रहा है कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनकी परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड है। अगर उन्हीं तीनों संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी धारिता निकालें। यानी कहने वाला 3 आपको कैपेसिटर दिया हो जो कि श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो आपको जो है परिणामी धारिता जो है यानी सी इक्विवेलेंट कहने का मतलब 6 माइक्रोफैराड है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका जो है 3 समान बराबर कहने मतलब बराबर बराबर है। ठीक है, तो मेरा सी इक्विवेलेंट बराबर जो क्या होगा फार्मूला, सी इक्विवेलेंट बराबर 1/के सी प्लस 1/के सी हो जाएगा। कहने मतलब श्रेणी क्रम में वटा करके करते हैं, तो यहाँ से सी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कहने मतलब तीनों जुट जाएगा। ठीक है, तो 3/सी, तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, सी/3 आ जाएगा। ठीक है, सी/3 आ जाएगा। मेरा ये फार्मूला कहने मतलब फार्मूला नहीं, ये इसी से निकाले हम। ठीक है, हमें सी इक्विवेलेंट अब दिया हुआ है। ठीक है, सी इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है 6 माइक्रोफैराड, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो कहने का मतलब मेरा इतना परिणामी आ रहा है। ठीक है, यानी सी इक्विवेलेंट मेरा आ रहा है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है, तो 6 अगर आप यहाँ पे धरते हैं तो सी बराबर कितना निकल कर आएगा 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 18। ठीक है, यह 18 मेरा वैल्यू देखिए, आपको फिर से क्लियर कर देते हैं। कहने का मतलब सी इक्विवेलेंट बराबर हमारा कितना आ गया सी/3 आया। ठीक है, और सी इक्विवेलेंट हमें 6 दिया हुआ है, तो सी/3, तो यहाँ पे सी बराबर हमें कितना आ गया छोटी है 18 माइक्रोफैराड आ गया। यानी कि अगर मेरा जो कैपेसिटी जो समान धारिता वाला जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटी कितना है 18 माइक्रोफैराड है। ठीक है, हमें निकल कर पता चल गया किस तरह से निकाले। मेरा सी इक्विवेलेंट निकाल के श्रेणी क्रम बराबर फार्मूला रखे तो मेरा सी बराबर जो इतना आ गया। अब कह रहा है अगर इन्हीं 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। ठीक है, यानी मेरा जो 18 का जो 3 संधारित्र है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो परिणामी धारिता निकाली, तो 18 है और 3 को रखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा सी इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला हो जाएगा सी के तीनों तो समान है, तो 18 इंटू 3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 18 54, तो 54 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोफैराड, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान तरीका, खाली स्टेटमेंट दिया हुआ था समझ जाना है, आपको बना देना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आपको न्यूमेरिकल प्लस में करने मतलब शॉर्ट आंसर में जो आपको न्यूमेरिकल देगा 2 नंबर का 2 मार्क्स का, उसमें भी काम करेगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। इसलिए आप इसे अच्छा तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए, क्योंकि अब आपके पास कम समय बचा हुआ है, तो आप 1-2 बार इसे अच्छा तरह से समझ लीजिए ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और आपको इससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आप अच्छा तरह से इसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे छोटी है 18 18 54 हो गया, यानी कि मेरा यहाँ पे बस यही माइक्रोफैराड मेरा आंसर आ गया, तो मेरा बी ऑप्शन में निकल कर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में कह रहा है कि 10 के पावर -14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरणीय ऊर्जा में फोटॉन्स की संख्या होगी। फोटोन की संख्या यानी जो है इतना आपको ऊर्जा दिया, एनर्जी दिया हुआ है और आवृत्ति दिया हुआ है, और आपको फोटॉन्स की संख्या निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप एक रिलेशन याद रखिएगा, E = NH
न्यू, ठीक है। ये न्यू मेरा हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फोटोन्स हो गया, और एच मेरा प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है, और ये एनर्जी है, ठीक है। मैंने फोटोन्स की एनर्जी हो गया, ठीक है। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। देखिए वैल्यू हम इसका धर दे रहे हैं फटाफट, 6.62 इंटू एन हमें निकालना है, और प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू हमको पता है 6.2 इंटू 10⁻34, और हर्ट सॉरी मेरा फ्रीक्वेंसी कितना हुआ दिया हुआ है 10⁻14 दिया हुआ है, ठीक है। इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं, इसी को आप कैलकुलेट, ये देखिए ये वाला वैल्यू ये वाला कट जाएगा, और यहाँ पे 10⁻34 है और 10⁻14 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो फाइनल कितना आ जाएगा 10⁻20 आ जाएगा, ठीक है। 10⁻20 आ जाएगा। अगर आपको इसको अगर आप उधर भेजिएगा बराबर के उस साइड, अगर मैंने बॉर्डर को उस पार भेजिएगा, तो ये हम नेगेटिव वैल्यू उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी n बराबर जो कितना आ जाएगा 10⁻20 आ जाएगा। मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है देख लीजिए, मेरा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये फार्मूला ई बराबर NH न्यू मेरा फ्रिक्वेंसी है, और एक एच प्लांक कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ फोटोन्स है, ये एनर्जी है फोटोन्स का, ठीक है। तो बस इसका वैल्यू धर दिए, ये मेरा ये वैल्यू दिया हुआ था, एन निकालना है, और ये मेरा प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू हो गया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। सभी को वैल्यू पुट कर दिए, मेरा एन के पावर जो एन बराबर जो है नंबर ऑफ फोटोन्स हो गया 10⁻20, मेरा फाइनल निकल कर आ गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की जो है धारिता क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का आपको न्यूमेरिकल जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, 64 समरूप बूंदे हैं, ठीक है, जिसके प्रत्येक धारिता 5 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, यानी 64 को बूंद है, उसका प्रत्येक का जो धारिता दिया है 5 माइक्रोफैराड है। तो इसको मिलाकर एक बड़ा, यानी छोटा 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 इस तरह से 64 हुआ है, ठीक है, इसको एक बड़ा बूंद बना देना है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि बड़ा बूंद बनाने पर जो बड़े बूंद की धारिता होगा वह क्या होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब, एक आप बात ध्यान रखिएगा कि देखिए कैसे बनाएंगे इसका। तो इस हमको समझ गया कि 64 को बूंद, इसको एक बड़ा बूंद बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसका जो टोटल का जो वॉल्यूम होगा और इस मैंने बड़े बूंद का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, इस बात को आप समझ रहे हैं। तो बस यहीं से मेरा जो है कैलकुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। ये एक बूंद का जो वॉल्यूम और ये 64 छोटे छोटे बूंद का वॉल्यूम दोनों बराबर होगा, ठीक है। आपको याद रखिएगा, ठीक है। दोनों को ये मैंने टोटल इसका सभी का और इसका एक का सबका बराबर होगा। तो यहीं से देखिए मेरा बड़ा आर, इसका नहीं मतलब इसका जो है हम आर कैपिटल आर मान रहे हैं, और इसका जो छोटे छोटे है इसका जो है हम स्मॉल आर मान रहे हैं, ठीक है। इसका जो रेडियस होगा स्मॉल आर, और बड़ा वाला का मेरा जो है कैपिटल आर, ठीक है। तो देखिए इसको बनाते हैं। कहने का मतलब मेरा 4 वॉल्यूम यानी स्फीयर दिया हुआ, इसका कितना होता है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। पाई आर क्यू होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। यह मेरा जो हो गया बड़ा के लिए, आर लिखे हैं बड़ा के लिए, और छोटा छोटा के लिए यानी 64 को है, तो 64 गुने 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 64 को आपको सभी को जोड़िएगा तब है ना आपको आएगा इसका वॉल्यूम, यानी एगो के निकाल लिए उसमें से 64 गुना कर दिए तो मेरा सभी का वॉल्यूम आ गया, तभी तो दोनों को बराबर होगा, ठीक है। तो ये देखिए इससे कट गया, अभी इससे कट गया, ठीक है। यानी आर अगर आर के पावर 3 और यहाँ पे यह मेरा बड़ा आर हो गया, छोटा आर हो, तो दोनों का अगर बराबर की इस साइड अगर भेजते हैं तो यह मेरा कितना आ जाएगा आर के पावर 3 बराबर 64 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का मेरा आ गया आर कैपिटल आर। तो यहाँ से अगर आपको मेरा आ गया, तो यहाँ पे देखिए दोनों का रेशियो निकल कर कितना आ जाएगा R/R जो आ जाएगा, मेरा 3 अगर उधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 आ गया, ठीक है। क्योंकि अगर आपका अंडर रूट 64 के करने मतलब 64 दिया हो, इसको आप क्यूब रूट करिएगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी मेरा एक रिलेशन यहाँ से पता चल गया, ठीक है। R/R जो हो जाएगा वह 4 हो जाएगा, यानी बड़ा आर मेरा बड़ा वाला बूंद हो गया है, छोटे छोटे 64 बूंद है, दोनों का रेडियस का अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है। यहाँ हम समझ गए यहाँ तक। अब देखिए मेरा ये दोनों रिलेशन निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ से और एक काम करना है कि हमें जो है धारिता दिया हुआ, ठीक है, यानी कि मेरा कैपेसिटी ऑफ बिग मैंने बड़ा वाला, ठीक है, और बटा के उसका रेडियस, ठीक है, और कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्फीयर, ठीक है, स्मॉल स्फीयर बटा के उसका रेडियस, ठीक है। यही आपको रिलेशन आपको धरना है। फिर यहाँ से आप मेरा कैलकुलेशन करिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। यह हम किसको माने कैपेसिटी ऑफ बिग मैंने बड़ा वाला, ठीक है, और ये कैपेसिटी ऑफ स्मॉल मैंने स्मॉल कैपेसिटर जो स्फीयर टाइप के, ये छोटा वाला के लिए और यह बड़ा वाला के लिए, ठीक है, और ये मेरा रेडियस है। तो देखिए इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो सी बी बटा के सी एस आर
बटा के आर आ जाएगा, ठीक है, आर बटा के आर। और इसका रेशियो हमें कितना पता है, हमें 4 पता है, ठीक है, 4, ठीक है। और सी एस स्मॉल वाला का तो धारिता आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5 दिया हुआ है। तो मेरा देखिए इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे मेरा कैपेसिटी ऑफ बिग बराबर यह मेरा 4 पता है, और दोनों का जो रेशियो निकालें आर बटा के आर जो दिया हुआ था वो कितना आया, 4 आया। सॉरी, ये कैपेसिटी ऑफ स्मॉल है, सॉरी, स्मॉल का कितना दिया हुआ है, मेरा 5 दिया हुआ है, ठीक है, 5। तो दोनों का अगर इसी को अगर आप करने मतलब ये साइड में लिख रहे हैं तो इसी को इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 चौक 20। तो मेरा कैपेसिटी ऑफ बिग स्फीयर जो हो गया मैंने कैपेसिटर होगा वह 20 माइक्रोफैराड। तो मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। तो देखिए कौन सा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। कहने का मतलब मेरा जो है मेरा बड़ा वाला जो बड़े बूंद का जो धारिता होगा वह 20 माइक्रोफैराड होगा। तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। किस तरह से हम निकाले दोनों को, मेरा पहला 4/3 पाई आर के पावर 3 बराबर 64, 4/3 पाई आर के पावर 3, यहाँ से इसको इसको काट दिए, मेरा आर बटा के आर जो निकल कर आ गया मेरा 4 आ गया, क्योंकि ये क्यूब रूट दिया हुआ है तो इसको उस साइड भेजिएगा तो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ के बाद मेरा कैपेसिटी ऑफ बिग बटा इसका रेडियस और कैपेसिटी ऑफ स्मॉल स्फेयर बटा के उसका रेडियस दोनों के रख दिए। यह मेरा जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और इसका दोनों को जो रेशियो निकाल कर आया था, कहने का मतलब मेरा जो आ गया इन दोनों को जो रेशियो निकल कर आया था 4 आया था, ठीक है, 4 आया था, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, मेरा 20 आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में कह रहा है कि एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दूनी कर दी जाती है, ठीक है। तो तार का नया प्रतिरोध होगा, कहने का मतलब 16 ओम प्रतिरोध वाला एक तार है, उसका जो लंबाई दोगुना कर दिया, यानी जो मेरा एल डैश निकल कर आएगा वह क्या आ जाएगा, 2L हो जाएगा, मतलब जितना लंबाई था उसका दोगुना हो गया। तो अगर आप लंबाई को दोगुना, कहने का मतलब इतना पतला वायर था, ठीक है, इसका आप दोगुना कर दिए इसका, यानी इसका जो लेंथ L था तो यह 2L हो गया। और इसका कहने मतलब इसका जो एरिया होगा, इसका जो मेरा यहाँ पर का जो एरिया होगा ए है, तो इसका जो एरिया निकल कर आ जाएगा वह ए बटा के 2 आ जाएगा, ठीक है, ए बटा के 2 आधा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा ए डैश जो हो गया ए बटा के 2 हो गया, ठीक है, आप यह समझिएगा, ठीक है, ए बटा के 2। मेरा आप आर बराबर फार्मूला कितना होता है, रो एल वाई के ए होता है, ठीक है, रो एल वाई के ए इसी फार्मूला पे धर देना है। तो देखिए यहाँ पे आर बराबर जो होता है रो एल वाई के ए होता है, तो यहाँ पे रो मेरा वैल्यू तो वही रहेगा, और एल मेरा कितना हो जा रहा है, 2L हो जा रहा है, ठीक है। और मेरा ए जो हो रहा है ए बटा के 2 हो रहा है, यानी आधा हो रहा है, तो इसी को ऊपर भेजिएगा तो कितना गुना में है, तो किसको इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 4 रो एल वाई के ए, ठीक है। तो यह मेरा तो फार्मूला है, तो आर डैश मैंने आर डैश बराबर जो हो गया मेरा 4R हो जाएगा, यानी पहले वाला जो आर होगा उसका 4 गुना हो जाएगा आर डैश, मेरा अगला जो आर निकल कर नया वाला जो प्रतिरोध निकल के आ रहा है वो, ठीक है। तो मेरा पहला कितना दिया 16 ओम दिया हुआ है, तो 16 ओम गुने 4 कर देंगे तभी तो मेरा आर डैश आ जाएगा, तो 16 चक 64, तो मेरा बी आंसर निकल कर आ गया, ठीक है, बी यहाँ आंसर करेक्ट हो गया। यानी कि सबसे पहले मेरा लेंथ जो है दोगुना किया जा रहा है, तो मेरा एरिया जो हो जाएगा आधा हो जाएगा, ठीक है, एल डैश मेरा जो हो जाएगा 2L, और ए डैश जो हो जाएगा वह ए बटा के 2 हो जाएगा। ये दोनों को वैल्यू हम आर बराबर जो है रो एल वाई ए में धर दिए, तो मेरा जो है आर बार रिलेशन आर डैश बराबर 4R आ गया। दोनों का वैल्यू कहने मतलब मेरा जो रेडियस पहले वाला रेडियस कह रहे हैं, मेरा रेजिस्टेंस जो है उसका पहले वाला का 4 गुना हो जाएगा, नया वाला प्रतिरोध बनकर जो आएगा, ठीक है। तो दोनों 4 16 चक 64 गुना कर दिए, तो मेरा बी आंसर यहाँ फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब समय संयोग के फोकस दूरी होंगे, यानी दो जो है अभिसारी लेंस दिया हुआ है, ठीक है, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस दिया हुआ है जिसका समान फोकस दूरी f है। तो इसको अगर संपर्क में रखते हैं, दो मेरा इस तरह का लेंस है, दोनों को संपर्क में रख रहे हैं, तो मेरा जो कहने में संयोग का जो फोकस दूरी होगा वह क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मेरा यह जो हो गया कहने का मतलब अगर फोकस दूरी को संयोजन का फार्मूला जो होता है तो 1/f है बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, ठीक है। इसी फार्मूला पे आप धर दीजिए और जो फाइनल f का जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोनों का जो है समान है 1/f 1/f, तो यहाँ से एफ एलसीएम तो 1 + 1 तो मेरा 2 आ गया, मैंने 2/f आ गया, ठीक है। यानी 1/f बराबर जो हो गया कैपिटल F है तो 2/के स्मॉल f हो गया, ठीक है। तो इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो f बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा f/2 आ जाएगा, ठीक है, f/2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं, आपको मेरा जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंट कहने का मतलब संयोजन के फोकस दूरी वह हो जाएगा 1/f1
1/F2। ठीक है, इस तरह से रिलेशन आप और भी अगर दिया रहेगा तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसी फार्मूला पे आपको धर देना है। मेरा फाइनल निकल कर आंसर सी आ गया। ठीक है, कुछ नहीं कैलकुलेशन कर देना था, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में कह रहा है कि 200 वाट का एक बल्ब 100 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित होने वाली धारा होगा। यानी 200 वाट का वोल्ट मैंने 200 वाट का एक बल्ब दिया हुआ है, तो 200 वाट यहाँ यानी कहने मतलब P इक्वल टू वी आई फार्मूला आप जानते होंगे, तो आपको करंट पूछा जा रहा है। ठीक है, P इक्वल टू वी आई, तो यहाँ से आपको जो है P पावर कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, 200 दिया हुआ है और यहाँ पे वोल्ट जो दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो आई निकालना है, तो यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो आई बराबर कितना आ जा रहा है, 2 एम्पियर आ जा रहा है। ठीक है, 2 एम्पियर, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। मेरा फाइनली मेरा कहने मतलब पावर जो दिया हुआ है वो मेरा 200 दिया हुआ और वोल्ट जो है दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, तो मेरा आई निकल कर आ गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण आई इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो धारा का आवृत्ति ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में एकदम सभी जगह इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह का आसान तरीका से सीख सके। सभी जगह इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिले। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर दोस्त आपको यह वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए हमारा सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। किसी जो प्रतिवर्ती धारा का समीकरण आई बराबर इतना दिया हुआ है तो धारा का आवृत्ति, दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन हम काफ़ी बार आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। ठीक है, तो मेरा ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, मेरा 300 पाई हो गया। ठीक है, 300 पाई यहाँ पे धर दिए और मेरा 2πf, एफ मेरा फ्रीक्वेंसी है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यह कितना मतलब कट गया, 150 मतलब कट गया, यानी एफ बराबर हो गया 150 साइकिल पर सेकेंड, यानी हर्ट्ज में भी दे सकता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे मेरा करेक्ट हो जाएगा, यानी धारा का जो आवृत्ति हो गया 150 साइकिल पर सेकेंड हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहे कि 3 संधारित्र जिनके प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो परिणामी धारिता होगा का मान होगा। ठीक है, यानी 3 को कैपेसिटर दिया हुआ है जिसको प्रत्येक का जो धारिता सी दिया हुआ है जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। श्रेणी क्रम आपको ध्यान देना, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1C1 1/C प्लस 1/C 1/C। ठीक है, क्योंकि सभी का समान है तो 1 धर दिए, तो यहाँ पे C बराबर कितना आ गया, 1 + 1 + 1, तो यह 3/के C हो गया। ठीक है, तो इसी को अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो C/3 मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, C/3 मेरा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह का काफ़ी करा चुके हैं, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यही अगर आपको कहने मतलब पैरेलल में अगर समांतर क्रम में रहता तो मेरा 3C आंसर हो जाता। ठीक है, 3C हो जाता, लेकिन यह मेरा जो है श्रेणी क्रम में है तो इसलिए मेरा C/3 आंसर हो रहा है। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में कह रहा है कि किसी प्रतिवर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू इतना है तो धारा का मूल औसत वर्ग यानी RMS वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो रिलेशन आपको पता होगा कि IRMS बराबर जो होता है क्या होता है, वह हो जाता है I नोट वटा के √2। ठीक है, तो मेरा आई नोट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, 200 यहाँ पे धर दिए और वटा के √2 हो गया, तो दोनों को इसको √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कट के कितना आ जाएगा, 100 जाएगा। तो 100 √2 मेरा कौन सा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में दे रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। यानी इसका रूट अल्टरनेटिव करंट ऑफ रूट मीन स्क्वायर जो इसका वैल्यू हो रहा है वो कितना आ जा रहा है, 100 √2 मात्रक। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये रिलेशन याद रखिएगा, इसी से मेरा फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां नंबर में कह रहा है कि दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, कह रहे 11 परमाणु क्रमांक और 23 द्रव्यमान संख्या के परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या, यानी जो एक कोई एटम दिया उसका जो एटॉमिक क्रमांक इन्हें यानी एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ है आपको 11 दिया हुआ है, यानी जेड हमें दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है 11, और परमाणु द्रव्यमान जिसे ए से डिनोट करते हैं कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉन्स की संख्या पूछा जा रहा है, प्रोटॉन की संख्या। तो दोस्तों आपको हम क्या बताए थे, प्रोटॉन्स की संख्या जो होता है वह जेड के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता अगर पूछे तो ए माइनस जेड होता है। ठीक है, आपको दोनों बता रहे हैं, प्रोटॉन की संख्या जो जेड के बराबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन की संख्या, दोस्तों न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाएगा तो एटॉमिक नंबर
नंबर में से जेड को घटा देना, नंबर एटॉमिक नंबर को घटा देना, ठीक है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटा देना है तो मेरा न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको प्रोटॉन का पूछा जा रहा है तो एटॉमिक नंबर यानी जेड से डिनोट करते हैं, यानी मेरा 11 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 11, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको समझे कि जेड मेरा जो है दिया हुआ है 11, तो 11 प्रोटॉन की संख्या तो जेड के बराबर ही होता है। जेड को हम परमाणु क्रमांक से डिनोट करते हैं और ए को जो है एटॉमिक नंबर से यानी एटॉमिक मास से, सॉरी एटॉमिक मास से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछा जाता तो कितना होता है, 23 माइनस 11 करते हैं तो कितना आ जाता, 12 आ जाता, ठीक है। यानी 12 मेरा न्यूट्रॉन्स की संख्या 12, अगर न्यूट्रॉन पूछता तो 12 हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन पूछा जा रहा है तो मेरा 11 होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जो होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होता है वह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और वह जेड के बराबर होता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। और मेरा न्यूट्रॉन का संख्या जो होता है वह ए माइनस जेड होता है, ठीक है, ए माइनस जेड। आप तीनों याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी तरह घुमा के पूछे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, उसे 100% सही करके आइए, क्योंकि आपको हम सभी बता रहे हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी बता दिए, ठीक है। आपको यह इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां नंबर में कह रहा है कि 200 कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस दिया है, उसका क्षमता आपको डायोप्टर में बताना है। तो दोस्तों आपको हम 19 प्रश्न बताएं तो एक प्रश्न तो आप बता ही सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा हम आपका जो आंसर दीजिएगा उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस आंसर का आप कमेंट, इस क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए यह मेरा लास्ट प्रश्न था। फाइनली आज की इस वीडियो में हम 20 जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल का हम आज शानदार क्लास यह था दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत लगा है, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो लगे तो सभी जगह फैला दीजिए दोस्तों, क्योंकि यह काफ़ी मेहनत लगा हमें, ठीक है, बनाने में से। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए नॉलेज के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।